बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम यूर वॉचिंग 10 तक और मैं हूं आपकी मेज़बान शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, जिस तरीके से हालिया दिनों गिरफ्तारी का मामला सामने आया है, लग ये रहा है कि एहतसाब का शिकंजा मज़ीद तंग होता जा रहा है अपोजिशन की तरफ, और इस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से कुछ बयानात भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मौक़िफ़ भी एक ही अपनाया जा रहा है, हुकूमत को तनकीद की जा रही है। साथ साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उनकी जानिब से अफसोस किया जाता है राना सलाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के हवाले से, लेकिन वो अफसोस थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में होता है। वो अफसोस क्या होता है ज़रा आपके सामने भी रखेंगे, लेकिन एक बार फिर आज फ़ज़ा में एनआरओ की गूंज सुनाई देती रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, लेकिन उसका तारुफ मैं एक इंतबाह से करना चाहूँगी आप लोगों के आगे कि जनाब थोड़ा ख्याल से चलिएगा कराची की सड़कों पर, क्योंकि गटर बंद भी होते हैं। आप हैरान होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि शहर कायद में तो कुछ उल्टा निज़ाम है। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल का ये वाक़या है जिसमें 5 साला बच्चा गटर में गिरकर जाम बहक हुआ है। जी हाँ, इस पर वज़ीर बल्दियात क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं, आखिर जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या मौक़िफ़ लेकर सामने आता है, उनसे भी ज़रा आज कोशिश करेंगे बात कर लीजिए थोड़ा सा प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात होगी पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, जिसमें एक बेहतरी की उम्मीदें भी कुछ सामने आ रही हैं, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म ने करतारपुर राहदारी के भारत साइट की तकरीब में शिरकत के हवाले से उन्होंने आमादा हुए हैं, और उन्होंने अपनी शिरकत के हवाले से इस बात को यकीनी बनाया है कि वो शिरकत करेंगे। प्रोग्राम में इस हवाले से इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से ज़रा तफसीलन बात होगी। स्टे विद अस, यू आर वॉचिंग 10 तक। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा मजीद कसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा एमएनए हैं पीएमएल से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी फरमाइएगा, अफसोस किया जा रहा है इन गिरफ्तारियों के हवाले से, फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से भी अफसोस किया गया, लेकिन वो अफसोस थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर बात की जाए रिसेंटली गिरफ्तारी की, यानी कि कल के हवाले से अगर पर्टिकुलर बात की जाए, जो उन्होंने भी रेफरेंस दिया है शाइस्ता साहिबा, वो ये कह रही है कि मुनशियात स्मगल के केस में तो राना सलाउल्लाह साहब पहले भी इन्वॉल्व थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सिर्फ इन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि ये हर अदारे को मुतनाज़ा बना रहे हैं, और इनको कम से कम उससे परहेज करना चाहिए। पहले इन्होंने नैब को, फिर कोर्ट्स को, अब ये जो नारकोटिक्स वाले हैं इनको। आप मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह तो पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि वो किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो जाएगी, और हुक्म है कि उनके लिए कोई उनके खिलाफ ढूंढे, और कुछ नहीं मिल रहा। तो वो हर टीवी के प्रोग्राम में आके कह रहे थे कि मुझे शायद ये अब गिरफ्तार करने और अब गिरफ्तार करने। और ये कैसा बेवकूफ इंसान था कि जिसको पता था कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, और वो फैसलाबाद से चला और अपनी गाड़ी में मंशियात लेके चला, और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने कहा हाँ जी ये ले पकड़े, ये रही मंशियात जो मैं लेके चल रहा हूँ। तो मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन ये बात को इतना आगे ना ले जाएं कि इनके लिए वापसी मुश्किल हो जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। और ये अदारों को बख्श दें, इस मुल्क को छोड़ दें, और अगर इनके हाथ में हर अदारे को ये मुतनाज़ा बना रहे हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो मेरी यही है कि राना सनाउल्लाह तो 10 साल पीछे नारकोटिक्स वालों के खिलाफ काम करते रहे, गिरफ्तारियां करते रहे, और वो मजा हुआ एक सियासतदान है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ भी बात, सिर्फ ये आप ऑब्जर्व करके देख लें, अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि इन्होंने जब जब कोई मुतनाज़ा या बिजली के रेट या गैस के बढ़ाने हुए या कोई काम करना हुआ, ये लोगों का, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में आग लगी हुई है, इस वक्त पूरे मुल्क में लोग बाहर निकल रहे हैं और स्ट्राइक्स अपने अपने लेवल पे अभी कर रहे हैं, लेकिन उसको बजाय डिस्कस करने के आज इन्होंने ऐसा काम किया है, ऐसी कार्रवाई की है कि आप भी, हम भी, सारी बातें, सारे चैनल्स इस वक्त एक इशू डिस्कस कर रहे हैं,
और वो राना सनाउल्लाह साहब को कर रहे हैं, और वो जो मेन जो इतना बड़ा इशू है वो छुपा हुआ है। शाइस्ता साहबा, इस तरह की कभी भी अगर गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, इससे पहले भी हमने देखा है, तो आप लोग की जानिब से, अपोजिशन की जानिब से यकीनन हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर पीपल्स पार्टी के बारे से बात की जाए, आप लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं कि आप लोग एहतसाब के हवाले से भरपूर तरीके से तैयार हैं अपने आप को जो पेश करने के लिए किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन। बात सुने, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, हम एहतसाब के लिए तैयार हैं, सियासी इंतकाम के लिए तैयार नहीं है। एहतसाब के लिए अक्रॉस द बोर्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से। आज ये किस तरह की गिरफ्तारी हुई है कि उनके साथ ना कोई गवाह, ना कोई बताने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला, सबको मतलब बंद। ये किस किस्म का काम हो रहा है जी? किस किस्म का एहतसाब वन साइडेड हो रहा है? ये किस किस्म का एहतसाब है जो सिर्फ ऑपोजिशन की बेंचों पे बैठने वाले लोग जो जरा भी आवाज उठाते हैं, ये उसकी आवाज को दबाते हैं। ये जो मर्जी कर लें, ना आवाज दबेगी, ना हम डरेंगे और ना झुकेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। और आज इनके एक नुमाइंदे ने कहा है कि हम जेलों में सबको भेजेंगे, तो उनसे कहिए कि जेलें में तो पहले ही गुंजाइश नहीं है, घर तो ये बना ना सके, मेरा ख्याल फैब्रिकेटेड जेल बना दें ताकि सब उसमें जाके ये बंद कर सके। बिल्कुल, लेकिन मजीद गुंजाइश नजर भी नहीं आ रही है। जिस तरीके से आप लोग बात करें, मुकाबला करेंगे, बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि आला क़यादत इस वक्त मेजोरिटी गिरफ्तारियां भुगत रही हैं, और इस तमाम सिचुएशन में आप लोगों ने APC के हवाले से भी बात की है, यौम इस्तिहा भी आप लोग जो है वो मनाने जा रहे हैं, और साथ साथ आप लोगों ने ये भी ऐलानात किए हैं कि एक तहरीक भी आप लोग चलाएंगे, जो कि सियासी तहरीक कहा जा रहा है। मैंने आपको कहा है कि ये मोमेंटम पकड़ेगा। ऑपोजिशन पार्टी से एक दफा मिल चुकी हैं, फिर मिलेंगी। अगला पहले कॉन्टैक्ट राब्ता मुहिम है अपने अपने हलकों में। देखें, अगर इस वक्त लोगों के हम साथ ना शामिल हुए, उनके साथ ना खड़े हुए, तो लोग हमें माफ नहीं करेंगे। इस वक्त मैंने आपको कहा है कि गरीब खत्म हो गया, चीखे मार, मतलब जो इमरान खान ने खुदकशी का वादा किया था ना, वो उन्होंने लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि लोग खुदकशियां कर रहे हैं। तो खुदा के लिए लोगों पर रहम कर दें, इस मुल्क पर रहम कर दें। और अवामी राबता मुहिम के हवाले से बात करिए, राना सनाउल्लाह हैज बीन आल्सो बीन वेरी अफेक्टेड, और जाहिर है खबरें कुछ ये भी मौसूल हो रही थी कि कल वो इसी मीटिंग के सिलसिले में शायद जब वो ट्रैवल कर रहे थे, यही है। हाँ, तो ये बताइएगा, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडिंग फॉर अवामी राबता मुहिम? बात सुने, अगर मैंने टीवी पे अनाउंस कर दिया हु इज द नेक्स्ट, तो पुलिस उनके घर मंशियात लेके पहुंच जाएगी जी गिरफ्तारी के लिए। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, ठीक है? या उनके घर भैंस चोरी का इल्जाम लग जाएगा, या मंशियात लेके पहुंच जाएंगे, या एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस उन पे बन जाएगा। तो इसलिए जो भी होगा हम अवाम के साथ खड़े हैं और मिलके निकलेंगे। ये जितनी मर्जी चाहे जेलें भर दें। ठीक है। अच्छा, शास्त्री साहब साथ ही मौजूद होएगा। कमरुज़्ज़मान कारा साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एनआरओ की, एक बार फिर जब फजा में काफी गूंज सुनाई देती रही है। पहले चाहूंगी कि कमरुज़्ज़मान साहब ने आज जो कहा है वो सुनवा दूं नाज़रीन को, फिर इस पे भी मैं आपसे कमेंट लूंगी। जी प्लीज। इस तरह के हथकंडों से खुद ये हुक्मरान और ये एजेंसियां अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों को तोड़ के कमज़ोर करेंगी, और फिर हमें कहा जाएगा कि सियासी जमातें काम क्यों नहीं करती, सियासी जमातें मुस्तहकम क्यों नहीं होती, फिर हम पे इल्ज़ाम लगेंगे। पीपल्स पार्टी इन अदवार से बहुत गुजर चुकी, और अब तो खुल के बात आ गई। अब तो हुक्मरान वज़ीर ने, जो बड़े अहम वज़ीर हैं और इस तरह की गुफ्तगू करने के माहिर हैं, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने फरमाया है कि सिंध गवर्नमेंट भी हम जब चाहेंगे हम गिरा देंगे, और हमारा गवर्नर वहाँ बैठा है, बड़ा बारसूख है, इसका जादूगर है। इसका मतलब है कि वो गवर्नर साहब राब्ते में हैं। शाइस्ता साहिबा, आपने यकीनन मुलाहिजा किया उन्होंने कमरुज़्ज़मान साहब क्या कह रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने ये पॉइंट भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का डायरेक्ट कोई बेनिफिशियरी नहीं है एनआरओ से रिलेटेड। तो वो ये जो इस तरह की बातें वज़ीर आज़म साहब खुद भी कहते रहे हैं कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, तो पीपल्स पार्टी का कोई बेनिफिशियरी अगर नहीं है इस सिलसिले में, तो क्या PMLN से है कोई एनआरओ मांगने वाला? देखिए, मुझे पहले तो आप ये बताएं कि वो एनआरओ देने की पोजीशन में है। पहले आप मुझे बताएं, कैन ही गिव एन एनआरओ? वो तो खुद एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, वो तो खुद किसी बलबूते पे यहाँ बैठे हुए हैं। वो किसी को क्या देंगे और उनके हाथ में क्या है, ये उन्हें खुद भी, जो
जो शख्स अपनी कैबिनेट नहीं चुन सकता, जो शख्स अपनी कैबिनेट नहीं बना सकता, जिसको अपने फाइनेंस मिनिस्टर का उस वक्त पता चलता है जिस वक्त उनको बताया जाता है और उससे पहले उनकी मुलाकात भी नहीं होती, आप उस शख्स से आप कहती हैं कि हम एनआरओ मांगेंगे, हम वो बताएं तो सही ना कि उनसे कौन मांग रहा है, वो किसको दे रहे हैं, वो क्या है। या सिर्फ एक बात मेरी, आप उनको किसी तरह ये जो पूरी पीटीआई है ना जो कंटेनर पे चढ़ी हुई है, इसको क्या कंटेनर से नीचे उतरे और खुदा के लिए लोगों का हाल देखें कि अब वो देंगे भी ना, अब उन्होंने कहा था वो देंगे भी आपको कंटेनर्स। बहरहाल बहुत शुक्रिया, शाह परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थी, इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रही थी। नाज़रीन, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जिससे तारुफ मैंने एक इंतबा से उसका तारुफ करवाया था कि जनाब अगर अब सड़कों पर चलना कराची का कुछ ऐसा ही है कि आप लोगों के पास ये टैग्स लिखे हुए मिलेंगे कि ख्याल से चलिएगा गटर बंद है, क्योंकि शहर कायद में इसके कुछ बरक्स निज़ाम मिलता है। बुरहान मुस्तफ़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज से 2 रोज़ कबल का ये वाक़या है जब 5 साला बच्चे की लाश गटर से मिली है और जिसकी सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ को मौसूल हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी मैं यहाँ पर चलवा रही हूँ और साथ साथ बुरहान मुस्तफ़ा भी हमारे नुमाइंदा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे भी ज़रा जान लेते हैं। बुरहान, बताइएगा, कुछ अब तक तहकीकात से पता चल सका है? सीसीटीवी फुटेज में तो यकीनन तौर पर वाज़ेह है, वहाँ के एमएनए की जानिब से कोई मौक़िफ़ आया हो, वज़ीर बल्दियात क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए शिरीन, 2 रोज कबल एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया था। कराची का इलाका था जिमशेद क्वार्टर, जहाँ पे 5 साल बच्चा जो खेलते वक्त एक गटर में गिरकर जो है वो जाबाक हो गया, जबकि बच्चे की लाश घर के करीब आके गटर से मिली थी। जबकि बच्चे की लाश गटर से निकालने के बाद जाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई थी। जबकि पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि लगता है कि ये बच्चा क्रिकेट खेलते हुए गटर में गिरा है। जबकि पुलिस ने ये भी कहा कि मजीद तहकीकात जारी है। जबकि पुलिस का ये भी कहना था कि 5 साल केल्विन गुज़िश्ता रोज घर के बाहर खेलते हुए जो है पुरस्कार तौर पर लापता हो गया था। ठीक है बुरहान, साथ ही मौजूद रहेगा बल्दियात जो है वो सैयद खलील साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे, उनसे भी जरा मौक़िफ़ जानेंगे। सैयद खलील साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सर, जिस तरीके से आपने मुलाज़ा फरमाया, एक इंतबा जो कि दे दिया गया है, अब लगता है आवाम को ये बताना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा ध्यान से चलें, क्योंकि कुछ गटर बंद भी होते हैं। शायद यही शहर कराची का, शहर कायद का हाल है सर। देखें, एक तो ज़ाहिर अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इसको जस्टिफाई तो किसी तरह से भी नहीं कर सकते हैं। शहर के अंदर जितने भी मैनुअल हैं उन पर सब पर कवर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो कवर होने चाहिए, और अगर कहीं कोई टूट फूट हो भी जाती है तो उसको फौरी तौर पे तब्दील भी किया जाना चाहिए, उसका रिपेयर भी होना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कराची शहर में 4 लाख से ज़ायद जो है वो मैनुअल हैं, और अगर कोई ये तवक्को करे कि हर मैनुअल की चौकीदारी डिपार्टमेंट खुद कर लेगा तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि हर छोटी गली से लेके बड़ी शहरों पर ये मैनुअल मौजूद हैं। और अक्सर जगहों पर जो शिकायत आती है वो मुख्तलिफ जो अहले मोहल्ला होते हैं लोगों की तरफ से आती है, तो वो चीज़ सामने आती है, फिर उसके बाद वो चीज़ें कोशिश की जाती है कि वो कवर वहाँ पे लगा दिए जाए। इसमें कुछ और मसाइल हमारे कुछ रिसेंटली पैदा हुए हैं, वो मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, कि कुछ अर्सा पहले तक ये था कि गली मोहल्लों में जब ये इस किस्म के इशूज आते थे तो वहाँ की जो यूसीज हैं, वहाँ के जो डीएमसीज हैं, वो अपने वसाइल से भी ये मैनुअल कवर बना लेते थे और इमरजेंसी की सूरत में वो इस्तेमाल कर लेते थे। ठीक है। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक ऑर्डर आ गया कि जो वाटर बोर्ड का काम है वो वाटर बोर्ड के अलावा कोई और नहीं करेगा। सही। तो यूनियन काउंसिल और डीएमसी के ऊपर ये अमली तौर पर एक पाबंदी लग गई कि वो अपना पैसा इन चीजों पे खर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसमें मेरी गुजारिश ये है, शहरियों से मेरी गुजारिश है कि जहाँ महकमा जिम्मेदार है हमारी मदद किया करें। अगर ऐसा ही कोई सूरत हाल बने कि कहीं अगर मैनुअल कवर नहीं है, कहीं खतरनाक सूरत हाल है, एक तो उसकी इत्तला दे दें। 5 साल का बच्चा है सर, वो 5 साल का बच्चा, उसे हम में से आप में से कोई समझा नहीं सकता। अगर उसे भी हम उसकी स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाए सर, वो भी। मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन अभी जो वाकया जिस हवाले से हम आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं सर, वो 5 साल बच्चे का ही ये रिसेंट वाकया, और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है सर। जी जी, मुझे पता है जिस वाकये का जिक्र कर रही है, लेकिन अगर एक वाकया हुआ है जी जी, तो उस वाकये से हमें कुछ सीखना ही चाहिए। हमें कुछ गुजारिश ही करनी चाहिए कि एक बदनसीब वाकया हुआ, एक मासूम बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था। मैं नहीं समझता कि उस बच्चे का कोई कसूर है कि वो बेचारा गलती से गया। उस मैनुअल पे कवर होना चाहिए था।
अब मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ आपके तवज्जुह से, शहरियों से, कि अगर कहीं ऐसी सूरत हाल होती है तो जाहिर है कई जगहों पर लोग कंप्लेंट करते भी हैं, कई जगहों पे ताखीर भी हो जाती है, लेकिन कई जगहों पर आपने खुद देखा होगा अगर मैनुअल कवर नहीं है तो वहाँ कुछ बेचारे जो शहरी होते हैं वो खुद उसके ऊपर कोई ऐसी चीज रख देते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो सके। आजम बस्ती से चांदनी चौक का जो एक पूरा एरिया सर आपका हल्का है, सर आपको कंप्लेन मिली है? क्योंकि मेरा भी गुजर होता है वहां से, क्योंकि वहां के भी गटर बंद नहीं है, खुले हुए सर, कभी भी वो वाकयात वहां पर भी रौनमा हो सकते हैं। आप कंप्लेन्स की बात करें, आपको शहरियों की जान से कंप्लेन्स मौसूल हुई है सर? एक मेरी सुने, वो तो मेरा हल्का है, मेरे पास शिकायत आ जाती होगी कहीं न कहीं से, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि अगर कहीं पर कोई मेन होल पर कवर नहीं है तो वो वजीर को फोन करके बताएं कि जी हमारा मेन होल कवर नहीं लगा हुआ है। वो एक सिस्टम होता है, वहाँ मैंने सबको कहा कि वहाँ यूनियन काउंसिल होती हैं, वहाँ काउंसिलर्स होते हैं, वहाँ चेयरमैन होते हैं, वहाँ वाइस चेयरमैन होते हैं, जो शख्स नियरेस्ट जिसके पास जो होती है वो उसको कर लेता है। ये मैं दावा नहीं कर सकता कि शहर के अंदर सारे के सारे मैनुअल जो है वो कवर्ड हैं, वहाँ इशूज हैं, कई गाड़ियों की वजह से करते हैं, कई पर कोई जो नशेई लोग होते हैं वो जानबूझ के तोड़ के उसमें से जो 15-20 रुपए का सरिया वो बेचते हैं वो निकाल लेते हैं। अब अगर ये जो रियलिटीज हैं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने मुआशरे की, और हम सिर्फ इस बात पे क्रिटिसाइज करेंगे कि जी ये बस गटर का ढक्कन टूट गया है उसको फौरी तौर पर कोई रख ले, तो अमली तौर पर जो चीज मुमकिन है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, और इसमें लोगों की हमें लेनी चाहिए। वो मैं उस मदद की बात कर रहा हूँ कि ये खुदा न खास्ता ये जो बच्चा बेचारा किसी का भी हो सकता था ना, एक तो ये किसी का भी हो सकता है, और हमारी गली में भी सड़क ये मेन कवर कभी टूट जाते हैं। मेरे अपने जिस घर में मैं रहता हूँ, जिस गली में, वहाँ भी होती है चीजें। लेकिन साथ ही कतल कलामी की माजरत साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त जमात सिद्दीकी साहब भी, जो कि एमएनए है, सिटिंग एमएनए है, उन्होंने ज्वाइन किया है, और मसरूफ हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है? जो कि सिटिंग एमएनए है, उन्होंने मैं ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं, सवाल से गुफ्तगू कर लेते हैं। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त से। जिस तरीके से सईद गनी साहब भी बात कर रहे हैं कि कंप्लेंट्स अगर मिलती हैं शहरियों की जानिब से तो यकीनन उस पर काम किया जाता है, लेकिन महकमा कहाँ गायब रहता है सर? 5 साल का बच्चा जो कि गिरा है गटर में और जाम बहक हुआ है सर, कौन जिम्मेदार है? कौन सा महकमा जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा इस वाक़े की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तस्दीक कर दूं कि मैं एमपीए हूं, एमएनए नहीं हूं। सॉरी जी। दूसरी बात, मैं जो आज का वाकया हुआ है क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है ये वाकया, तो मुझे ज़ाती तौर पर इसकी बड़ी तकलीफ हुई है। मैंने उनके वालिद से भी ताज़ियत की है। वो बहुत अफसरदा थे कि एक 5 साल का बच्चा एक महकमा जाती गफलत की नज़र हुआ है। इंसानी जान एक माँ पर क्या गुजरती होगी, तो ये तो एक इंसानी अलमिया है कि इस तरह के वाकयात महकमों की गफलत से हो जाते हैं, और फिर अफसोस ये कि वो फिर जाहिर है महकमा उसको जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर सकता और वो उसको इंसानी गफलत करार देता था कि वो माशरती अलमिया तो है हमारे मुल्क का कि गटर के ढक्कन बहुत सारे वजूहात की बिना पर चोरी हो जाते हैं, नशे लोग उसको उठा के ले जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जब से डीएमसीज और यूसीज के ऊपर पाबंदी हुई है कि इन चीज़ों पर एक्सपेंस ना करें, ये एक खराबी की एक अहम वजह और भी है, क्योंकि लोकल बॉडीज का एक अहम काम लोकल यूनियन काउंसिल का भी होता है कि वो इलाके के जितने भी मसाइल हैं उनको एड्रेस करता है। यानी मैं इस तकलीफ से गुजरता हूँ कि जब मेरे हल्के के लोग कहते हैं कि हमें गटर के ढक्कन दें, तो मेरे पास ना डीएमसी का रास्ता होता है, ना कोई यूनियन काउंसिल, ना केएमसी इस मद में मुझे सपोर्ट करती है। तो मेरे पास आखिरी हल यही रह जाता है कि मैं इस चीज़ को अपनी जेब से खरीद के दे दूं कि जी आप अपने गटर पर लगा लें ढक्कन। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और मैंने ऐसा बहुत दफ़ा किया भी है। लेकिन अब क्योंकि इंसानी जान का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को जमात सिद्दीकी साहब, चूंकि आप एमपीए हैं इस एरिया के सर, तो क्या ये मेन होल आपकी नज़रों से नहीं गुजरा, या फिर इस पर कोई कंप्लेन कोई मौसूल नहीं हुई है शहरियों की जानिब से सर? क्योंकि आज एक जान का ज़िया हुआ है, इस हवाले से रिस्पॉन्सिबल सर किसे ठहराएंगे हम? देखें, ये मेरे पास जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं उनमें ये कंप्लेंट शामिल नहीं थी। जिन कंप्लेंट्स को मैंने रेक्टिफाई करवाया है और अपने पास से मैंने ढक्कन बनवा के दिए हैं, उनमें ये कंप्लेंट्स नहीं थी। ये एक हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के जो एरिया है, सुपर का एरिया है, वो कम्युनिटी है, तो उनके अंदर का कोई एक कम्युनिटी के अंदर, एरिया के अंदर का कोई मैनहोल था जिसकी मुझ तक कंप्लेंट नहीं आई थी। तो कंप्लेंट आए या ना आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि महकमा जाती तौर पे इसके जिम्मेदारों को थोड़ी सी सजा भी होना चाहिए कि जो इस एरिया के सैनिटरी के जो सेवरेज के जो अफसरान हैं जिनकी जिम्मेदारी है इनको कवर करना, तो मैं समझता हूँ कि वजीर साहब अभी लाइन पे थे, शायद भी चले गए,
तो मैंने कोई इस इंसानी मसले पे कोई सियासी बात नहीं करनी थी, शायद उनका ख्याल था कि मैं कोई सियासी बात करूंगा। तो वो मैं सिर्फ यही इनसे अपील करना चाहता था कि आप कम से कम अपने महकमे के जो जिम्मेदार अफसर है, जिनका काम है ये इन सेवरेज के मामला को देखना, इन मैनहोल्स को कवर करना, तो कम से कम ऐसे 2 जिम्मेदारों का तो आप मुअत्तल कर सकते हैं जिसकी बिना पे एक इंसानी जान जाया हुई। जी सर, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अगर कोई इस तरह के मसाइल हैं, संगीन मसाइल हैं, उसमें अगर सूबा कुछ नहीं कर पा रहा तो वफाक मुदाखलत कर सकती है। ये पहला मसला नहीं है सर। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है, नुमाइंदे मौजूद है, उनसे भी जरा इस हवाले से भी तफसीलन भी बात करेंगे कि ये बारहा तवातुर के साथ इस तरीके के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे हैं, तो वफाक की जानिब से आप क्या मुदाखलत देख सकते हैं इस संगीन मसले के हवाले से? आप ये मामला असम्बली में उठाएंगे सर? देखिए ये वो इश्यूज हैं जिनके लिए लोकल काउंसिल्स और लोकल बॉडीज महकमा सूबे में काम करता है। इनका वफाक से बराह रास्त तो कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि एक गटर का ढक्कन जो कि यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन की जिम्मेदारी है, केएमसी की जिम्मेदारी है, या शायद वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो अगर इस चीज को देखें कि ये गफलत की जिम्मेदार कौन लोग। असल इशू ये है कि हमने आज तक कभी जिम्मेदारों का तयन भी नहीं किया और जिम्मेदारों को सजा भी नहीं दी है। अगर सजा और जजा का कानून हो, हम इन्हीं सरकारी महकमों में जिम्मेदारों को सजा दें, तो मैं नहीं समझता कि जो लोग सजा के मुर्तकिब होंगे उनको देखकर महकमे के और बहुत सारे लोग कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं आप कि अगर एक को जो है वो सजा दी जाएगी तो यकीनन बाकी जो जिम्मेदार होंगे वो भी इस हवाले से अपनी खिदमत, अपना जो है वो भरपूर तरीके से अपना रोल अदा करेंगे। तो ये बताइएगा कि इस हवाले से आप लोग की जानिब से क्या स्टैंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा आप लोग की जानिब से, केस फाइल किया जाएगा आप लोग की जानिब से? बिल्कुल, आपके चैनल के तवस्सुल से हमारे वजीर सूबे के जो अभी लाइन पे थे सईद गनी साहब, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि ये अपने महकमे के सरबराह हैं और कम से कम इस वाक़े के जो जिम्मेदार हैं, इस इलाके के जो कंसर्न एक्सचेंज हैं, एसडीओ हैं, जो सैनिटरी ऑफिसर्स हैं, जो भी जिम्मेदार है जिसका ये काम था, कम से कम उसको मुअत्तल करके एक इबरत का निशान बनाए, एक उसकी मिसाल बनाए, ताकि महकमे के और लोगों को इस बात का खौफ हो कि अगर वो अपने महकमे का काम दुरुस्त अंदाज में नहीं करेंगे तो वजीर मौसूफ उनको सजा जरूर देंगे। तो कम से कम सजा होगी तो दूसरे लोगों को इस बात का एहसास होगा। अदरवाइज फिर ये मुल्क, ये शहर, ये सूबा ये ऐसे ही चलता रहेगा कि कोई किसी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और इसी तरह इंसानी जानें ज़ाया होती रहेंगी और कोई शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करेगा। ठीक है, तो सर एज एन एमपीए आप भी इस मामले को असेंबली में उठाएंगे? जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल तो यही किया था, लेकिन आपने कहा था सईद गनी साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वजीर बल्दियात को वो इस मामले पर नजरसानी करे। सर आपकी जानिब से ये मामला असेंबली में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उठाया जाएगा, केस फाइल किया जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इंशाल्लाह ताला इस मामले पे तवज्जो दिलाओ नोटिस जरूर डालूंगा। मैं आपसे आज कह रहा हूँ टीवी पे कि मैं जब सेशन होगा, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा, तो मैं उसमें तवज्जो दिलाओ नोटिस डालूंगा और ये नुकता असेंबली में रेज करूंगा। वजीर मौसूल से कहूंगा कि आपने इस इशू पर कितने लोगों को सजा दी, किसी जिम्मेदार को आपने बरतरफ किया, मुअत्तल किया, क्या किया, मुझे मैं उनसे पूछूंगा जरूर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमात सिद्दीकी साहब एमपीए हैं, मौजूद थे और इस हवाले से हमसे गुफ्तगू फरमा रहे थे। साथ बुरहान मुस्तफ़ा भी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बुरहान, जिस तरीके से आप पहले भी बात कर रहे थे, इस तरह के कितने वाक़यात यूजुअली रिपोर्ट हुआ करते हैं और जिस तरीके से आपने गुफ्तगू भी कंप्लीट मुलाज़ा फरमाई होगी, वज़ीर बल्दियात क्या कह रहे हैं कि अगर शहरियों की जानिब से कंप्लेन की गई होती तो उस पर कार्रवाई की जाती, इस हवाले से स्टांस ले लिया जाता। तो क्या कंप्लेन नहीं की गई थी? आपकी शहरियों से बात हुई, वहाँ के इलाके मकीनों से बात हुई? हाँ जी बिल्कुल, देखिए शिरीन, उनकी बात एक जगह तो सही है कि वो सिर्फ अपने इलाके में कंपेन की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए दूसरे इलाकों की तो शहर काइद के इलाके नॉर्थ आजाबाद जो पोश इलाका है, वहाँ सेवरेज के बड़े नाले में जो है गुज़िश्ता 2 माह पहले 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए, जबकि चौथे बच्चे को जो है वो अल्लाह का शुक्र है उसको जिंदा निकाल लिया गया था। ये रात को 4 बजे का वाकया था जब बच्चे सुबह जो है वो निकलते हैं तो वो बताया जा रहा है कि हादसा सारे नूरजहाँ थाने की हुदूद में पेश आया था, जहाँ कचरा चुनने वाले 4 बच्चे पानी की तेज बहाव में बह गए। जब इत्तला मिलने पर इमदादी इदारों के रदाकार भी पहुंचे, इलाका मकीन जब पहुंचे तो जाहिर बात है कि रदाकार भी पहुंच जाते हैं और फायर फाइटर्स भी पहुंच जाते हैं। जबकि उन्होंने रेस्क्यू कार्रवाई करके उनमें से एक बच्चा तो है उसको निकाल दिया, बाकी 3 जो है अपनी जान की बाजी हार गए।
इसी तरीके से अगर बात करें मुख्तलिफ इलाकों में तो 3 बच्चों की लाशें तक मिल चुकी हैं, जिसमें बल्दिया, मवाज, गोट शामिल हैं, जहाँ पे गटर में गिरकर 4 साल बच्चा जहाँ भाग हुआ था। जबकि पुलिस से हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि बच्चा 3 रोज कबल जो है वो गटर का ढक्कन खोला होने की वजह से गिर गया था और ताफुन फैलाने पर लाश का पता नहीं चल सका, जबकि वो आज 3 माह गुजर जाने के बावजूद शिरीन वो बच्चा नहीं मिल सका। जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऐसी वारदातें अगर गुज़िश्ता 4 माह की बात की जाए तो 60 बच्चे बताए जाते हैं जो ईदी रजाकार बताते हैं या रेस्क्यू बताते हैं कि उनकी लाशें कचरे के गटर की वजह से या कचरे ज्यादा होने की वजह से जो है वो बच्चों की लाशें तक नहीं मिल पाती। उनके माँ बाप का ये कहना होता है कि बच्चे अगर शाम में खेलते हैं और अगर क्रिकेट खेलते हुए बॉल जो जाहिर बात है रोड पे खेलते हैं, पार्क तो इन्होंने कोई छोड़े नहीं है, तो बच्चे रोड पे ही खेलते हैं। रोड पे खेलने के बाइस जो है वो बॉल चली जाती है गटर की तरफ, तो बच्चे बॉल लेने जाते हैं तो वो बच्चे गटर की तरफ जाना चाहते हैं, बॉल उठाते हैं तो वो गटर इतना होता है, कचरा इतना होता है कि बच्चा अपनी जान की बाजी उसी वक्त हार जाता है। जबकि अफसोसनाक बात यह है कि बच्चों की लाश 2 से 3 दिन 4 दिन भी गुजर जाने के बावजूद नहीं मिल पाती। जी, तो ये जो अमल है रेस्क्यू का, क्या वजह है, क्यों डिलेड होता है बुरहान? क्या सीसीटीवी फुटेजेस फौरी तौर पर नहीं मिल पाती है कि इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि आया बच्चा गटर में गिरा है या क्या वाकया है, वजह क्या होती है इस ताखीर की? जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि ये भी 2 रोज बाद पता चला है कि और सीसीटीवी फुटेज भी 2 रोज बाद सामने आई है, किसकी गफलत है बुरहान? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये अगर इस बच्चे की बात कर लेते पहले, अगर ये बच्चा था 2 दिन पहले पुलिस ये बताती कि खेलते हुए गिर चुका, उनके माँ बाप ने तो पहले पुलिस से बात की कि हमारा बच्चा लापता हो गया। उसके बाद जब इलाके वालों ने बताया, सीसीटीवी फुटेज इसी तौर में मंजर हम पर आई कि इलाके वाले ने बताया कि हमारे बच्चा जो है वो आपका बच्चा गटर में गिर चुका है। अगर उनको इलाका वाले नहीं बताता, ये सीसीटीवी फुटेज मंजर हम पर नहीं आती तो उनको तो यही लगता कि हमारा बच्चा अगवा हो चुका है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक्य है कि वाटर बोर्ड का अमला हो या KMCA, DMCA, वो सिर्फ दुकानों से और ठेलों से पैसे लेने में मसरूफ दिखाई देती है, लेकिन ये जो गटर है बहुत छोटी सी चीज है कि गटर के ढक्कन लगाने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे जो है वो हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिसके बाद अगर बात करें मेन रोड, मेन शाहराहों की, तो क्लिफ्टन की शाहराह पे चली जाए आप और आप कटी पहाड़ी की तरफ चली जाए, मंगो पीर चली जाए, तो मेन शाहराहों पे भी शिरीन जो है वहां पे भी गटर खुले हुए हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। रोड टूटे हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, तामीराती काम जारी है, लेकिन बंदा रोड डालने के बाद वहां से चले जाते हैं, उसके बाद वहां को पैकअप भी नहीं किया जाता। अभी यही मिसाल आप ले लें गुरु मंदिर की, तो वहां पे जो है वो रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, पुल के साथ आप देखें कि वहाँ पानी भी बह रहा है, गटर टूट गए वहां पे सीवरेज का काम होने के बाद, लेकिन उनको इतनी तौफीक नहीं होती कि वो गटर पे ढक्कन लगा सके। शहरियों का ये मुतालबा है कि ये लोग इसके ऊपर सीरियस नोटिस लें, इसके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई अमल में आए ताकि हमारे बच्चे बच सके, क्रिकेट खेलने से बच सके, खेलने से, रोड पे खेलने से बच सके, गलियों में चले जाए, सोल्जर बाजार। लेकिन बिल्कुल वही बुरहान मुस्तफ़ा, लेकिन वही वजीर बल्दियात से भी हमारी यही बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि इसका हल जाहिर है जहां पर लोकल काउंसिल्स की जानिब से भी है, वाटर बोर्ड पे भी स्ट्रिक्ट उन्हें हिदायत दी गई है, लेकिन वाटर बोर्ड भी इस सिलसिले में नाकाम नजर आती है, लेकिन उनकी जान से ये कहा गया कि शहरी खुद मोहतात रहें जनाब। तो बहरहाल बुरहान मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे हमें तमाम तर इस डिटेल्स, इस वाक़े की डिटेल्स से आगे कर रहे थे। बुरहान, आपका बहुत शुक्रिया। We are taking a short break over here. Stay with us. You're watching Dastak. वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और इंडिया के अगर बात की जाए ताल्लुकात में तो कुछ बेहतरी की उम्मीदें नजर आ रही है। करतारपुर आधारी के हवाले से अगर खुसूसी तौर पर बात की जाए, जिनका काम जो है वो तरक्याती काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। खबरें कुछ ये भी मौसूल हो रही हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म खुद भी भारतीय साइड पर होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस वक्त शाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि तरक्याती काम कितनी मुकम्मल हो चुका है। शाहिद इकबाल, बताइएगा तरक्याती काम कितना मुकम्मल हो चुका है, मज़ीद कितना वक्त दरकार है? का जो ख्वाब है वो पूरा होने जा रहा है। करतारपुर राहदारी पर काम शबो रोज जारी है और जिसमें ये 4 किलोमीटर रोड है, उसके बाद बॉर्डर टर्मिनल पे भी काम तेजी से जारी है। अगर बात की जाए रावी पुल की तो 800 मीटर रावी पुल को भी मुकम्मल कर लिया गया है। यात्रियों के इजाफे के पेश नजर दरबार के चारों अतराफ में 400 मीटर जो है उसको तसीह दी गई है, उस पर भी काम जारी है। इसके अलावा जो इमिग्रेशन के काउंटर कायम होने और जो दीगर काम होना उस पर भी तेजी से काम जारी है।
हुक्काम जो है वो पुरउम्मीद है कि ये जो काम है इस साल सितंबर से अगस्त इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और साल नवंबर में होने वाली बाबा जी गुरु नानक की 550वें जन्मदिन की जो तकरीबात है इससे पहले इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है। शायद एक बार साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर सईद नज़ीर मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। सईद नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। सर खबरें अच्छी मौसूल हो रही हैं, तरक्याती काम जो है आखिरी मराहल में दाखिल है। सर क्या समझते हैं आप, ये इकदाम किस हद तक मुस्बत हो सकता है अगर स्पेशली खत्ते के हवाले से बात की जाए और पाकिस्तान इंडिया के आपस में ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए? सर जी बहुत शुक्रिया। जहाँ तक करतारपुर कॉरिडोर का ताल्लुक है तो ये यकीनन एक माइलस्टोन है जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट और स्पेशली जो सिख कम्युनिटी है पंजाब में, जो कि हमारे ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब जो है आपस में मिलते हैं, तो सिख यात्रियों के लिए खुसूसी तौर पर काफ़ी मुश्किलात थे, जो कि वो वाघा बॉर्डर से आते थे और फिर वीज़ा लेकर इधर तक पहुंच जाते थे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो सिख कम्युनिटी को अपील किया है, इसके अलावा उनके लिए जो कॉरिडोर की तजवीज़ दी है और उस पर अमल दरामद हो रहा है, और दूसरी तरफ पर उनका जो गुरु नानक का जन्मदिन है 550वीं, उस पर खुसूसी तौर पर जो तकरीबात है नवंबर में उसको मुनक्किद कराना, और उसमें ये भी इंदिया मिलता है कि अब मोदी सरकार भी कुछ राजी हो चुके हैं और कि वो भी शायद इस तकरीबात में हिस्सा ले रहे। एक तरफ पर इमरान खान होंगे, दूसरे तरफ पर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी होंगे, तो जाहिर है इससे ताल्लुकात में तो एक तरफ पर तो बेहतरी आती है, लेकिन दूसरी तरफ पर इंडियन सरकार जो है खुसूसी तौर पर मोदी की, वो इसको थोड़ी से शक की निगाह से देखता है, और दूसरा जो सिख कम्युनिटी है उसमें पाकिस्तान की काफ़ी पजीराई हुई है, और ये जो कॉरिडोर है ये खुसूसी तौर पर वीज़ा फ्री है। फिर उसमें हर साल इन्होंने हर दिन तकरीबन 5000 के लगभग यात्रियों को फैसिलिटेट करना है, और इसके जो टेक्निकल डिटेल्स हैं या इसमें जो बाकी जो लवाजिमात है उसको पूरा करना, उनको होस्ट कराना, उनके लिए खाने और बाकी चीज़ों का बंदोबस्त करना, एक मेहमान के तौर पर उनको रखना, और यकीनी तौर पर ये दोनों मुल्क के दरमियान और स्पेशली इस कम्युनिटी के दरमियान एक बहुत बड़ा ब्रिज है, और मेरे ख्याल में इस ब्रिज से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का आगाज हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों मुल्क की ब्रिज क्रॉस कर जाते हैं एक दूसरे की तरफ, तो यहाँ पर डायलॉग का सिलसिला जो दोनों मुल्कों के दरमियान रुका हुआ है वो दोबारा से शुरू हो सकता है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर सईद साहब साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट तारिक खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। तारिक खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साहब बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। तारिक खान साहब फरमाइएगा, जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे हैं सवाल से कि ये यकीनन ये जो इक़दाम है खुशाइन तो है, लेकिन एक ब्रिज क्रिएटिंग है अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए। सर आप किस नज़र से देखते हैं सर? मेरा बिल्कुल इत्तेफाक है जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की है, और देखो ना कुछ चीज़ों का इनिशिएटिव आगाज पाकिस्तान ने किया है, और इसमें ये कॉरिडोर वाला भी शामिल है। आपको याद होगा कि अप्रैल से लेकर अब तक तकरीबन पाकिस्तान में 300 से ज़ायद भारतीय जो मछेरे हैं और इस तरह के उनके जो कैदी है उनको भी रिहा किया है। तो ये चीज़ें सारी जो है ये असल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, और इसमें वो जो गुडविल वाली बात पाकिस्तान करता है कि एक नीयत खुलूस वाला, और फिर पाकिस्तान देखो ना इमरान खान साहब की अगर आप 26 जुलाई वाली तकरीर अभी वो उसने हलफ नहीं उठाया जी जी, तो उसी में रहते उसने भी हिंदुस्तान को मुज़ाकरात का, फिर दोस्ती का, फिर तलखियाँ ख़त्म करने का, हर और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म बने तो इस वक्त तो अगर एक साइड से सारा कुछ हो कि मुज़ाकरात की दावत हो, एतमाद साजी के लिए इक़दाम, और भारत की जानिब से अगर पाकिस्तान के साथ वो बेचैनी है, वो मुज़ाकरात नहीं करते तो फिर मामला कैसे जाएंगे? क्योंकि जो जाने मुज़ाकरात थे, जो कंप्रेहेंसिव इलाज का सिस्टम था जिसमें काफ़ी सारे अहम वो मौजूद तकरीबन 8 तक, वो भी उन्होंने वो ही नहीं करते। 2016 से जब उन्होंने ख़त्म कर दी अभी तक वो उस पर भी राजी नहीं है। तो असल में वो अभी ऑनर्स जो है ना मामलात का, मुज़ाकरात का, ताल्लुकात की बेहतरी का, एतमाद साजी का, बदएतमादी ख़त्म कर,
वो हिंदुस्तान पे है। तो ब्रिज का बिल्कुल सही उन्होंने कहा, और ये इकदाम है अगर, और आजकल तो मुज़ाकरात ही का पूरी दुनिया में लोग इलाज से आगे जाते हैं, तो हिंदुस्तान को सोचना पड़ेगा। अब इलेक्शन हो गए हैं और मेरे ख्याल में हाँ कुछ लोग जो है वो तो हर वक्त दोनों ममालिक के दरमियान, भारत पाकिस्तान के दरमियान भी इस तरह का पाकिस्तान में जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि बदअतमादी का जो मुजाहरा किया जाता रहा है अब तक भारत की जानिब से, पाकिस्तान बारहा डायलॉग की बात करता रहा है, लेकिन भारत जो है वो बैक ऑफ करता रहा है इससे। आपको लगता है कि इस इक़दाम के बाद इस बदअतमादी के जो मुजाहरा उनकी जानिब से सामने आ रहा है वो कुछ कमी होगी? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने जब अपनी तकरीर भी की थी तो उन्होंने कहा था कि इफ़ मोदी वुड बी अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो कश्मीर के मामले पर डायलॉग हो सकते हैं। क्या ये स्ट्रैटेजी हो सकती है हुकूमत की जानिब से? देखो, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं। अगर इमरान खान साहब ने ये बात की है तो मतलब एक इत्मीनान वाली बात की है। एक वही जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ तो कोई मसला नहीं है पाकिस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान को ये भी सोचना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान बार बार कहते हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, वो तो एक गलत साबित हुआ। अफगानिस्तान के सदर अभी आए हैं, अभी तुर्की के सदर में आने हैं, ईरान के लोग आ रहे हैं, दूसरे ममालिक के लोग आ रहे हैं, हमारे लोग जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इमरान खान की मुलाकात होने वाली है, इसी महीने ज़्यादा इम्कान है। तो वो तो अब उनको सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब जब टेंशन हुई थी फरवरी में और पाकिस्तान ने जो अपना एयर स्पेस बंद किया हुआ है, तो नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है, आप हिंदुस्तान पर एतबार नहीं कर सकते। वो किसी वक्त भी कोई एडवेंचरिज्म तो वहाँ पर तो आप रूल आउट नहीं कर सकते किसी भी वक्त। तो अगर तो क्योंकि अब उसके कनेक्टिविटी वाली जो बात होती है रीजन में या इकोनॉमिक ताल्लुकात की बात होती है, तो वो तो अच्छे उससे होते हैं कि मुज़ाकरात पे और एक एतमाद साजी के माहौल में होते हैं। तो मैं वो दोबारा वही कहूँगा कि मसला है तो उस साइड पे है, इस साइड पे कोई नहीं है। जो कॉरिडोर का था, अब पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए, यहाँ भी कुछ एलिमेंट तो होते हैं ना कि जो आपको अलाउ नहीं करते कि आपके ताल्लुकात हिंदुस्तान से सही हो, लेकिन हुकूमत ने, फिर इदारों ने, फिर रियासती इदारों ने आप सब एक पेज पे है। देखो ना, जो करतारपुर कॉरिडोर की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, वहाँ आर्मी चीफ भी गए थे। तो एक मैसेज होता है, एक पैगाम होता है कि वो देना पड़ता है हिंदुस्तान को भी, फिर दुनिया को भी, फिर खित्ते को भी, कि यहाँ पर वो जो एक पुरानी सोच थी कि यहाँ पर इख्तिलाफ होता है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, वो नहीं होता, वो आप सिलसिला खत्म हुआ है। अब जो अशरफ गनी आए थे तो यहाँ जो मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो उसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसमें दीगर भी सिक्योरिटी, और सब लोगों ने एक उससे कहा कि हम आपसे मतलब नए ताल्लुकात चाहते। तो पाकिस्तान की तो यही पॉलिसी है कि पड़ोसियों के साथ और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ तो हमारे बिल्कुल। खान साहब, जज्बा खैर सगाली का पैगाम बारहा पाकिस्तान की जान से दिया जाता रहा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद नज़ीर साहब की जानिब बढ़ूंगी तारिक खान साहब की इसी गुफ्तगू के साथ। जिस तरीके से ब्रिगेडियर साहब, तारिक खान साहब भी फरमा रहे हैं कि भारत की जानिब से बारहा ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन आइसोलेट करना तो दूर की बात है, इस इक़दाम के बाद पाकिस्तान ने अपने आप को आलमी सतह में मनवा लिया। जिस तरीके से आप बात भी कर रहे थे कि दिस इज़ गोइंग टू बी द रीज़न ऑफ कम्युनिटी ब्रिज जो है वो कायम किया जा रहा है। जी, यकीनी तौर पर अब सिख कम्युनिटी सिर्फ पंजाब में नहीं है, और दूसरी बात है कि सिख कम्युनिटी उनके फोर्सेस का एक हरावल दस्ता है। तीसरी बात ये है कि जहाँ तक लंदन का ताल्लुक है या इसके अलावा कनाडा का ताल्लुक है या डायस्पोरा जो उनका दुनिया में मौजूद है, वो भी काफी स्ट्रांग है और बड़ा वाइब्रेंट है। तो आप सिर्फ हिंदुस्तान के सिखों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के जो सिख हैं, क्योंकि उनके लिए ये एक ऐसा मकाम है जिसको जिस तरीके से हम काबे की तरफ देखते हैं, इसी तरीके से वो दूरबीन लगाकर इसकी तरफ देखते हैं। और अब जो उनको अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान दे रहा है, मेरे ख्याल में कि ये मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की, और स्पेशली अपीजमेंट ऑफ द सिख कम्युनिटी की है। और कि जहाँ पर आप वो मोदी सरकार जितने भी रोड़े अटकाए या इसको उन्होंने डिले भी करा दिया, इस पर कुछ इतराज़ात भी टेक्निकल होते हैं और अभी तक उन्होंने वो काम भी नहीं किया है। आखिर पाकिस्तान ने तकरीबन 60% काम किया हुआ है, लेकिन अभी उनकी मजबूरी है कि इसको एड्रेस करे। अब इस मजबूरी के साथ अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ताल्लुकात या बातचीत का अमल शुरू हो जाता है, ये तो एक अच्छे शुरुआत होंगे, लेकिन साथ साथ ये तवक्को रखना कि
मोदी सरकार इस कॉरिडोर को पाकिस्तान के पजीराई या उसको ये मौका देंगे, और मेरे ख्याल में उस मौके को ब्रिगेडियर साहब, मजबूरी ही सही, क्या इस मजबूरी के साथ मसला कश्मीर का के हल की तवक्को की जा सकती है? क्या इस मामले पर डायलॉग की तवक्को की जा सकती है आपके ख्याल में? देख लो, पहले भी जो कश्मीर पर बातचीत हुई, अभी तो पाकिस्तान इसके लिए भी तैयार है कि और टेररिज्म पर भी बात होगी, कश्मीर पर भी बात होगी, ट्रेड पर भी बात होगी, और यहाँ तक पाकिस्तान ने इंडिया दिया है कि ट्रांजिट ट्रेड जो अफगानिस्तान के साथ, तो उस पर भी बात हो सकती है। और तो जाहिर है कि पाकिस्तान कंसेशन तो दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से मोदी की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन की, और इसके अलावा हर सतह पर पाकिस्तान, अभी देखो पाकिस्तान ने उसको परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट दिया है। ये मुझे समझ नहीं आती कि सफारतकारी में कितना हद तक बर्फ निकल चुका है कि हम इस हद तक गए हुए हैं कि उनको वोट दे दिया ताकि वो सिक्योरिटी मेंबर और सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्परेरी मेंबर बन जाए। और तो जाहिर है कि ये शुरुआत तो है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल है, इसके अलावा जब तक अफगानिस्तान का मसला हल नहीं होता और जब तक पाकिस्तान का ये जो सीपेक कॉरिडोर है ये नहीं बनता, तो पाकिस्तान अपने तौर पर, पूरी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर और बाकी और जो खिते की सूरत हाल है उस लिहाज से बिल्कुल पाकिस्तान अपने तौर पर पूरी कोशिश करता रहा है, जज्बा खैर सगाली के पैगाम को बारहा पहुंचाता रहा है, आलमी सतह पे भी इस हवाले से पाकिस्तान को अप्रिशिएट भी किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद नज़ीर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म होता है, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।